गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम प्लाज्मा पढ़ चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये प्लाज्मा में तैरती रहती हैं, जो रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। यानी 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है और 45% जो भाग होता है वो रुधिर कणिकाओं का होता है। रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता पाई जाती है तो उसे हमने पढ़ा भी था, उसे हीमेटोक्रिट कहा जाता है। हीमेटोक्रिट कहते हैं। ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं, या इसे रक्ताणु भी कहते हैं। रक्ताणु, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या आरबीसी शॉर्ट में कह सकते हैं, या इसको एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। रक्ताणु या एरिथ्रोसाइटोसिस। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, शॉर्ट में हम आरबीसी लिखते हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसको आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। सेल्स नहीं होता है, ये कणिकाएं हैं, कोशिकाएं नहीं होती हैं। या इसको हम इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, मानव में जो आरबीसी होती है यह उभयावतल डिस्क रूपी व केंद्रक रहित होती हैं। केंद्रक रहित होती हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी हम कहेंगे उभयावतल डिस्क रूपी व केंद्रक रहित होती है। उभयावतल का मतलब हम कहेंगे बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव यानी ये हम कह सकते हैं इस प्रकार डिस्क रूपी होती है। गोलाकार कह सकते हैं या वृत्ताकार कह सकते हैं। इस प्रकार ये पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की जब उत्पत्ति होती है उस दौरान तो केंद्रक होता है इसमें, लेकिन बाद में यह लुप्त हो जाता है, केंद्रक रहित हो जाती हैं। आरबीसी जो होती है, हम कहेंगे इसकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति या अपन कहेंगे आरबीसी का जो निर्माण होता है भ्रूणावस्था में यह यकृत, प्लिया व थाइमस अंगों के अंदर इसका निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में
जब एम्ब्रियो बनता होता है, एम्ब्रियो के अंदर यकृत, प्लिया, थाइमस आदि अंगों के अंदर होती हैं, जबकि हम कहेंगे वयस्कावस्था आती है, वयस्कावस्था में इसका निर्माण हम कहेंगे लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा, कई बार सीधा अस्थि मज्जा ही लिखा हुआ आ सकता है। जो बड़ी बोन्स होती हैं या हम कहेंगे जो लंबी अस्थियां पाई जाती हैं, जैसे हम कहेंगे ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, या जो कपालीय अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों के अंदर जो लंबी अस्थि होती है उसके किनारों पे हम कहेंगे जो लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। लाल अस्थि मज्जा के अंदर हम कहेंगे वयस्क अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी बनती है। आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय आदि नहीं पाए जाते हैं। ये सभी है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, यानी केंद्रक रहित होती है। लेकिन हम कहेंगे दो एग्जाम्पल है, स्तनधारियों की मतलब आरबीसी केंद्रक रहित होती हैं, जबकि हम कहेंगे जो ऊंट व लामा, ये दो ऐसे स्तनधारी है, ऊंट व लामा, इन दोनों स्तनधारियों के अंदर आरबीसी है वो केंद्रक युक्त होती है, यानी ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई उन दो स्तनधारियों के नाम बताइए जिनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, तो वह ऊंट व लामा। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स है, कोशिका का शक्ति ग्रह है, यानी हम कहेंगे जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ऑक्सीशोषण, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण हम कहेंगे आरबीसी में अवायवीय श्वसन होता है। कैसा होता है, अवायवीय श्वसन होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के ही एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें क्रेब्स चक्र के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। केवल ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसके एंजाइम ही पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्र के एंजाइम आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण हम कहेंगे इसमें अवायवीय शोषण होता है, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। और आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली बहुत ही लचीली होती है, बहुत ही क्या होती है, लचीली होती है। और इस कारण इसे एक नाम दिया है डोनन्स मेम्ब्रेन या डोनन्स झिल्ली कहते हैं, डोनन्स झिल्ली या डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह ध्यान रखना, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली हम कहेंगे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन आदि के लिए पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। जबकि हम कहेंगे जो अन्य आयन है जैसे सोडियम है या कैल्शियम है, ठीक है, इन आयनों के लिए ये क्या होती है, अपारगम्य होती है।
उनके लिए क्या होती है, अपारगम्य होती हैं। इस घटना को डोनन्स घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनन्स घटना कहा जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था, जिसमें गैसों का जो परिवहन होता है, O2 का परिवहन और CO2 का जो परिवहन, उसमें हमने पढ़ा था कि क्लोराइड शिफ्ट विक्रिया पाई जाती है। यानी आरबीसी से क्लोराइड बाहर जाता है तो बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन जब प्लाज्मा में चले जाते हैं तो क्लोराइड आयन वापस आ जाते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली, जो आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली है, ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयनों के लिए पारगम्य होती हैं। इस घटना को डोनन्स घटना कहा जाता है। और हम कहेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण अत्यधिक मात्रा के अंदर इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी पाई जाती है। यानी आरबीसी के अणु के अंदर लगभग 26.5 करोड़ आयन, 26.5 करोड़ है वो हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। तो आरबीसी की उत्पत्ति हमने पढ़ ली भ्रूणीय अवस्था में यकृत, प्लिया, थाइमस, जबकि वयस्क अवस्था के अंदर आरबीसी की उत्पत्ति है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होती है। उसके बाद में यदि इसकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या हम कहेंगे पुरुष के अंदर, मेल के अंदर इसकी संख्या है वो 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति mm³ मिलीमीटर या प्रति घन mm कह सकते हैं। 50 से 55 लाख होते हैं। जबकि महिला के अंदर, महिला में इसकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति mm³ होती है। ये ध्यान रखना। यानी पुरुष के अंदर आरबीसी की संख्या अधिक होती है तो पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अधिक होगी। यानी आरबीसी अधिक है तो आरबीसी अधिक होने होगी तो हीमोग्लोबिन वैसे अधिक होगा। इसलिए हम कहेंगे जब दौड़ लगाते हैं तो पुरुष जल्दी नहीं थकता है महिला की तुलना में, यानी पुरुष की तुलना में महिला है वो जल्दी थकान महसूस करती है। इसका कारण ये भी हम कह सकते हैं कि भाई इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है। उसके बाद में इसके जीवन काल की हम बात करते हैं। जीवन काल, तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज। 120 दिन तक आरबीसी है वो जीवित रहती है। पर डे जितनी आरबीसी बनती है मतलब पर डे आरबीसी जितनी नष्ट होती है उतनी नई मात्रा के अंदर बनती रहती है। इसके बाद में आरबीसी है, इसका रंग है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। यानी हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का शोषण वर्णक है, जिसके कारण आरबीसी का रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन हमें पता है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह एक शोषण वर्णक है। हीमोग्लोबिन है यह एक प्रकार की संयुग्मी प्रोटीन है जिसमें हीम वर्णक है प्लस ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हीम वर्णक और ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन है।
हिम वर्णक है वो इसका 5% भाग बनाता है। ये जो होता है ये इसका 5% टोटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो 5% हिम है, 95% भाग जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन का होता है। यह इसमें हम कहेंगे एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 पोरफायरिन वलय पाए जाते हैं जिसके केंद्र के अंदर Fe2+ आयन पाया जाता है और यह ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। कैसे? ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ता है और 4 अणुओं से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो यहाँ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, यहाँ ऑक्सीजनीकरण होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनीकरण होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजनीकरण क्या है, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करना ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। और उसमें ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं, यदि 3 जुड़ गए, O3 जुड़ गया तो क्या बन जाता है, मैथमोग्लोबिन या मैथेमोग्लोबिन बन जाता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए बेकार है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है। तो उसके लिए हम कहेंगे ऑक्सीजन के कितने अणु चाहिए, ऑक्सीजन के 4 अणु चाहिए हमें। और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। अब जब हीमोग्लोबिन का विघटन होता है, यानी आरबीसी का विघटन होता है, तो हीमोग्लोबिन का जब विघटन होता है तो हिम तो अलग हो जाती है, यानी हिम वर्णक और जो लो आयन होते हैं ये यकृत में संश्लेषित हो जाते हैं। यानी हम कहेंगे यह प्रोटीन जब टूटती है तो अमीनो एसिड्स में टूट जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन टूटती है तो किसमें टूटती है, अमीनो एसिड्स में, क्योंकि हमें पता है कि अमीनो एसिड्स ही मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि इसके 2 वर्णक बनते हैं हीमोग्लोबिन के विघटन के फलस्वरूप, बिलरूबिन व बिलवर्डिन के अंदर टूट जाते हैं और ये यकृत के अंदर होता है, यकृत से या पित्त के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इनका जो विघटन होता है वो किसमें होता है, हीमोग्लोबिन का विघटन पलिया के अंदर होता है। पलिया को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, पलिया, स्प्लीन, पलिया, यानी मृत आरबीसी का विघटन कहाँ होता है, पलिया के अंदर होता है, यकृत व पलिया के अंदर। अब हम कहेंगे कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी ही हम कहेंगे क्या करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों से कोशिकाओं तक पहुंचाती है और वहां से CO2 का परिवहन भी वापस फेफड़ों तक है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। और फिर हम कहेंगे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक बफर की भांति कार्य करता है। हमने पढ़ा था कि रुधिर क्या एक बफर विलयन है जिसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त की पीएच को बनाए रखता है, उसका जो पीएच 7.4 है उसको नियमित रूप से बनाए रखने का कार्य करता है। और आरबीसी के कारण ही रुधिर की जो विस्कोसिटी होती है वो नियंत्रित होती है, या हम कहेंगे आरबीसी की विस्कोसिटी को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।
अगले लेसन में हम पढ़ेंगे WBC व प्लेटलेट्स। धन्यवाद।